सबसे पहले जो हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्या किस परिस्थितियों में आके कैसा एक विवाद एक भयंकर रूप ले लेता है। क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले पति पत्नी के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है उसके पीछे कारण कोई भी हो, हम उस कारण को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि ऐसे इस स्थिति में जो पत्नी के द्वारा जो सबसे पहले एक स्टेप लिया जाता है, जो एक कदम बढ़ाया जाता है, उनके पास एक इक्विपमेंट होता है या एक हथियार है या कुछ भी कह लीजिए, वो अपने मायके जाने की सबसे पहले धमकी देती है, या धमकी तो नहीं कह सकते हैं, वो चली ही जाती हैं। और मायके जाने के उपरांत फिर अपने घर वालों से राय मशवरा सलाह लेने के उपरांत कि अब मुझे करना क्या चाहिए। पति के घर वापस चले जाना चाहिए, ये पति से हमको कंटेस्ट करना चाहिए, ये हमें उसको कोर्ट में उसके खिलाफ विवाद और जो वाद उसके खिलाफ दर्ज करके आगे की कार्यवाही करना चाहिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले किसी भी तरीके से अगर जो कोई भी मुकदमा जो दर्ज किया जाता है, तो सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो पत्नी जो है वो सबसे पहले थाने जाती है। थाने में जाके वो 85 यानी कि 498A के जो वाद हैं उनके साथ और भी जो धाराएं सम्मिलित होती हैं उनको भी इंक्लूड करते हुए एक अच्छी खासी और वेल मेंटेन तरीके से एक FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज होने के बाद फिर उसमें आगे की प्रोसीडिंग शुरू होती है कि क्या किस स्टेप पे कहाँ कहाँ जाके उनको किससे मिलना है और क्या एक्टिविटी उनको कारित करना चाहिए अपने फेवर में और अपने पति के खिलाफ, जिससे कि वो विवश होके, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी बात मानते हुए हमारे पास आके और हमको अपने घर में ले जाए और ले जाने के बाद भी जो हम कहें वो वैसा ही करें। अन्यथा अगर जो किसी भी तरीके से अगर जो कोई भी हीला हवाली होती है तो उस तरीके की ऐसी स्थिति में वो फिर भी उनके पास वो उग्र रूप धारण करने का अवसर बिल्कुल रहता है। और मायके जाने के बाद सबसे पहले फिर जो इस तरीके के वाद पंजीकृत किए जाते हैं, ये आपको भी मालूम है। फिर उस वाद में जो बयान देने की जब बारी आती है, बयान देने में भी उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते हैं। हमें पति के द्वारा मारा पीटा गया, या पति के घर वालों या पति के रिश्तेदारों ने भी हमको बहुत मारा पीटा। अब ये बात अलग है, हो सकता है उनके जो रिश्तेदार है पति के, उनकी जो भी रिलेटिव हो वो किसी और घर में रहते हो और घर की जो दूरी हो पता चला 400-500 किलोमीटर भी दूर हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी आके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर जो कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी कारित करता है तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो 400 किलोमीटर किसी को मारने के लिए है, वो भी बेवजह। अगर जो कहीं से कोई वजह निकल के आती है तब भी कोई व्यक्ति भी इस तरीके की घटना में सम्मिलित होने से बचता है। तो आखिरकार इस तरीके के जो उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते हैं, वो आरोप इस तरीके के आरोप लगाते हुए सभी वाद और सभी जो परिवाद हैं वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, जिसमें हस्बैंड को पार्टी बनाते हुए और इसके साथ में जो हस्बैंड के जो रिलेटिव या जो रिश्तेदार है उनको भी पार्टी बनाया जाता है कि वो भी आके कंटेस्ट करे और ये देखें आगे कि किस तरीके से क्या क्या कार्रवाई अग्रसारित की जा रही है। तो इसी के आधार पे अगर जो फिर भी यहाँ तक बात नहीं बनती है तो और इसके अलावा और आगे एक स्टेप जाके जो पत्नी के द्वारा जो एक अलग से अभियोग पंजीकृत कराए जाते हैं, उनमें बढ़ा चढ़ा के मामले को लिखा जाता है। किसी भी तरीके से ये आरोप लगाए जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट थे या नहीं भी प्रेग्नेंट थे, फिर भी आधी रात में पहने हुए कपड़ों में हस्बैंड ने हमको घर से बाहर निकाल दिया और मुझे मारा। तो ये सारी एक्टिविटी कारित होने के उपरांत फिर उसमें ये जो प्रोसीडिंग चलती ही रहती है। इसके साथ में और अलग तरीके से जो मीडिएटर होता है उन पर ये दबाव बनाया जाता है कि आप हस्बैंड से कहें या उनके ऊपर ये दबाव बनाइए कि हम मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो 50 लाख रुपए हमको सही तरीके से समुचित अदा करावें, और इसके अतिरिक्त और भी जो भी एलिमनी के केसेस जो पेंडिंग है या नहीं भी पेंडिंग है उनको हमको सही तरीके से वापस कर दे या हमको दे दे उसके तौर पे, या अगर जो वो नहीं भी देते हैं तो हमें कोर्ट से शरण में जाना पड़ेगा और फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देगी तब आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे तथ्य, ये सब मिथ्या आरोप, फास्ट केसेस जो इम्पोज किए जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, इनका कोई अंत या कोई किनारा नहीं निकल पे आता है कि किस तरीके से हम इसको एक्टिविटी को कंट्रोल करें, किस तरीके से हम ये सारे केसेस को अपनी जो निजी कारणों के आधार पे इनको सही तरीके से सम्मिलित करके आगे की कार्यवाही कराई जाए। तो बात यहीं पे खत्म नहीं होती। एक मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें हस्बैंड अपीयर होता है तो ठीक है, नहीं अपीयर होता है तो ठीक है, आगे के उसके विरुद्ध BW NBW जारी होंगे। लेकिन इसके अलावा भी सेक्शन 144 मेंटेनेंस के लिए या सेक्शन 24 एलिमनी के लिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल
और इसके अलावा सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंतर्गत ये भी मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं। अंततः मैंने जो देखा है और जो उनका विचार से सामने निकल के आता है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति का जो भी केस पेंडिंग है उनको हम सही तरीके से कंटेस्ट करेंगे तो हमको मेंटेनेंस भी मिलता रहेगा, और बिना पैरवी के, बिना किसी कार्यवाही के कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी मेंटेनेंस देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और है, 498A के केसेस में ज्यादातर उस मामले में जिसमें कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव को इम्पोज किया जाता है, वो हर डेट पे या जब भी डेट लगती है वो उस पर प्रेजेंट होते रहते हैं, कोर्ट को यह अवगत कराते रहते हैं कि हाँ हम अपियर हैं और अपियर होते रहेंगे, कभी भी किसी परिस्थिति में हम यहाँ से भाग के नहीं जाएंगे। वाइफ आती नहीं है, उसको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी के आधार पे वो ये सोचती है कि मेरा केस लड़ने में कोई भी नुकसान नहीं है, अगर जो नुकसान होता है तो केवल हस्बैंड का होता है, और हमें यही चाहिए कि हस्बैंड का हर तरीके से किसी न किसी तरीके से उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पे जो सारे केसेस हैं सेक्शन 12, सेक्शन 144 BNSS और सेक्शन 85 BNS के, इन सारे अपराधों के आधार पे आगे के मुकदमा की जो रणनीति है वो तय की जाती है। तो इस तरीके के अगर जो आरोप या मिथ्या आरोप आपके विरुद्ध अगर जो पंजीकृत कराए गए हैं या आरोपित भी कराए गए हैं, तो इनसे सबसे जो बचने का तरीका एक ये भी है, आप वहां से जो भी केस लगाए गए उसको आपको भागने की जरूरत नहीं है, उसको मिलकर कंटेस्ट करिए। अगर जो किसी ने या किसी भी पत्नी ने अगर जो उसमें प्रार्थना पत्र दिया है तो आप फर्स्ट डेट पे अगर जो आपको नोटिस मिल गई तो आप उस पर अपियर हो जाइए, अपना ऑब्जेक्शन या अपना WS फाइल कर दिए। अब जाहिर सी बात है जितनी जल्दी आप उसमें कोऑपरेट करेंगे, जो मुकदमे का ट्रायल है वो निष्कर्ष वो जितनी जल्दी ही निकल के आएगा। अगर इन्हीं तथ्यों के आधार पर अगर जो मेरी एडवाइस ये है कि अगर जो इन सब सारे तथ्यों को अगर जो कंक्लूड करके देखा जाए, जितनी जल्दी मुकदमा खत्म हो जाएगा, फिर अंततः उसमें जो उसकी पेंडेंसी है मेंटेनेंस की वो तो चलती रहेगी, लेकिन कब देना पड़ेगा कब नहीं देना पड़ेगा ये बाद का विषय है। अब मान लीजिए अगर जो पत्नी ने मुकदमा फाइल किया गया है सेक्शन 144 यानी मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें उसने जो अपनी गवाही देनी थी वो अपनी गवाही दे दी, और उन गवाही के आधार पे अब ये मुकदमा चला जाता है डिफेंडेंट यानी कि जो हस्बैंड है उनके पक्ष में कि वो अपनी एविडेंस कंप्लीट करावें, अंततः जिसके फलस्वरूप ये आगे का मुकदमा निस्तारित किया जा सके। लेकिन हस्बैंड भी उसमें आता नहीं है, वो फाइल आगे एक स्टेप बढ़ जाती है, जो कहीं ना कहीं से ये जो नुकसान प्रतीत होता है हस्बैंड को। अब आगे का जो फाइल अगर जो निर्णित हो भी गई, जाहिर सी तौर पे अगर जो आप लीगली वेडेड वाइफ है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, किस परिस्थितियों में मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने तो यहाँ भी देखा है कि जो एक क्षमता होती है कंटेस्ट करने की, जो केस लड़ने की, उससे भी पार जाके जो हमारे इंडियन जुडिशरी का जो सिस्टम है उसके जो ट्रायल है इनसे ज्यादा चलते हैं। इतने ज्यादा दिन तक अगर ज्यादा सालों तक अगर जो आप इंतजार कर सकते हैं, वहां के अगर जो टेम्पर को अगर जो आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी के आधार पर आगे की जो रणनीति तय की जाती है। अब मान लीजिए जो भी वाद पत्नी ने प्रस्तुत किया गया वो फाइनली रूप से वो डिस्पोज हो गया, उसका सही तरीके से निष्कर्ष हो गया, अभी आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो पत्नी को ये कोर्ट ये डायरेक्शन करेगी उसके द्वारा जब मुकदमा प्रस्तुत किया जाएगा दोबारा। अब ये चीज मान लीजिए अगर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर जो भी हुआ है आपके फेवर में या पत्नी के फेवर में या पति के खिलाफ, तो बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि इनके आधार पे जो ये ऑर्डर पास किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं से एक चीज अवश्य देखी जाती है कि दोनों पक्षों को मिला के कहीं अगर उनका घर बस जाए तो ये मच बेटर है। अगर जो किसी तरीके से अगर जो उनका डिवोर्स नहीं हो पाता है या उनको ये सही तरीके से आपस में ये सुलह कर लेते हैं कि हम अब डिवोर्स लेके अलग हो जाएंगे और मुकदमा खत्म हो जाएगा, और उसको अगर इस तरीके से अगर जो दूसरा मुकदमा प्रस्तुत करती है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, तो उसको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा। और एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए अब ये सोचते पहले तो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कराइए, और ऑर्डर पास होने के उपरांत अब उसका एग्जीक्यूशन यानी कि अब उसके पैसे लेने के लिए मुकदमा पेश कराइए। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति जब ये कोर्ट कचहरी के जब वो चक्कर लगाते सारी प्रोसीडिंग को फेस करते करते जब थक जाता तब वो कंप्रोमाइज की तरफ टर्न अप होता है। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक हम मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आप वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख ही लिया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद। और इस तरीके की जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए। और इसी आधार पे अगर जो और भी आप जानकारी जानना चाहते हैं या अपने किसी निजी विषय पे आप हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या से आप हमसे जागरूक हो सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।